नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड आ गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वो दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे बन गए हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। आपको बता दें कि अब तक दूसरे नंबर पर इंदिरा गांधी थी और उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दोनों के दिनों की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपने कार्यकाल के 6130 दिन थे। इससे पहले इंदिरा गांधी के 4077 दिन थे। लेकिन शुक्रवार को नरेंद्र मोदी ने अपने इस कार्यकाल को पूरा किया और अब वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। 4078 दिन का उनका कार्यकाल हो गया है। अब इतना लंबा कार्यकाल, वो भी इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का, और उसमें क्या कुछ रहा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हाल ही में उनके 11 साल भी पूरे हुए हैं और वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, गैर कांग्रेसी इकलौते, जो लगातार 2 बार निर्वाचित हुए हैं। तो हमारे साथ पूरा पैनल होगा। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण तिवारी, हमारे सलाहकार संपादक, हमारे साथ होंगे राहुल लाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, राज बिहारी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे भी थोड़ी देर में। लेकिन सबसे पहले प्रवीण जी, आपसे आपके पास आऊंगा। लंबा कार्यकाल और अब तो नया रिकॉर्ड उनके नाम है और अक्सर आलोचनाओं से घिरे रहते हैं वो। उनके पक्ष विपक्ष लगातार सारी बातें होती है। कैसे देख रहे हैं इस रिकॉर्ड को और कार्यकाल को? देखिए राहुल भाई, दिन भर जो है वो टेलीविजन पर आजकल यही गिनाते हैं क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ। दो पक्षों में देखते हैं इसको उज्जवल। एक जी। तो हम जैसे आपने कहा, एक अच्छी बातों को रख लो, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को मिलाकर रख लो। ओवरऑल मेरा ऐसा आकलन है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, लंबे समय से मैं उनको देख रहा हूं। मैंने वो दौर भी देखा और तब पत्रकारिता की समझ विकसित होनी शुरू हो गई थी, जब देश में फटाफट फटाफट प्रधानमंत्री बदल रहे थे। इंद्र कुमार गुजराल आए, एच डी देवेगौड़ा साहब आए। ये एक ऐसा दौर था जिस दौर ने ऐसी चिंता पैदा कर दी थी कि कभी स्थिर सरकारें होंगी नहीं होंगी। फिर उसके बाद में हमने एक दौर ये भी देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब आए तो इंडिया शाइनिंग की बातें खूब होने लगी। और ऐसा लगता था, मुझे भी ऐसा लगता था बीइंग अ जर्नलिस्ट, उस दौर में वो माहौल बना था कि हाँ ये रिपीट करेंगे, रिपीट, लेकिन रिपीट नहीं कर पाए। सोनिया जी बहुत समय से उनको मनाने की कोशिशें हो रही थी, ना ना करते वो राजनीति में उतरी, बहुत सफलतापूर्वक उतरी। यूपीए 1, यूपीए 2 बहुत बड़ी सक्सेस थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को सामने रख के, जो किसी ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री होंगे, और जब देश के अच्छे सशक्त और लंबा कार्यकाल निभाने वाले प्रधानमंत्रियों की बात होती है तो उनका नाम इंक्लूड हो गया। इसको लोग भाग्य का खेल भी कहते हैं। निजी तौर पर मेरा मानना है कि बहुत ही सामर्थ्यवान, बहुत ही बढ़िया वो प्रधानमंत्री रहे। और यही वजह है कि आज विपक्ष भी, यानी मतलब उनका विरोध करने वाले जो वर्तमान में सत्ता पक्ष है, वो भी उनको आपने देखा अभी कितनी भूरी भूरी प्रशंसा की गई उनके देहावसान के बाद। अब आइए प्रधानमंत्री मोदी का जो आपने प्रश्न रखा है। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा कार्यकाल अगर 11 साल का मैं उठाऊं तो उसमें अगर सकारात्मकता नकारात्मकता के पहलुओं को दोनों को साथ में, और ये सबके साथ होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत सारी खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं, लेकिन खूबियां ज्यादा हैं उसमें। जो मेरे पॉइंट्स हैं, राहुल भाई इस पर और प्रकाश डालेंगे, राजबिहारी जी जुड़ेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लोगों को पकड़े रखना, संगठन को मजबूत करना, संगठन की अपनी राजनीति होती है। एक राजनीतिक दल में खुद को बनाए रखना कोई आसान बात नहीं है। अच्छे अच्छे ढेर हो जाते हैं, वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की सियासत हो, तो एक नेता का शीर्ष पद पर बने रहना ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। और इन सारे कार्यों को जो है सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा किया है, ये उनकी सफलता है। राजबिहारी जी भी जुड़ गए, स्वागत है आपका। और दूसरी बात यह है कि अगर इसमें सकारात्मक पहलुओं की और बात करें तो हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बने हैं। आप देख रहे हैं अफ्रीकन यूनियन हो, चाहे ब्रिटेन का अभी ताजा दौरा हो, ये सारे दौरे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि हम ट्रेड पर बड़ा फोकस कर रहे हैं। तो इकोनॉमिकली प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को मजबूती प्रदान करी है, इसमें कोई संदेह नहीं। कुछ और बातें हैं जो बाकी के पैनलिस्ट बोले उसके बाद। हाँ, अभी ओपनिंग रिमार्क ले लेते हैं एक बार। राहुल जी, कैसे देखते हैं इस रिकॉर्ड को, इस कार्यकाल को? पहले तो देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को पहले बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने जो है कि एक रिकॉर्ड बनाया है। और वो रिकॉर्ड समय तक जो है कि इसमें कोई नहीं किंतु परंतु वाली स्थिति नहीं है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जो कि इस तरह से तीसरे कार्यकाल में चल रहे हैं। तो ये एक उपलब्धि वाली चीज तो है कि एक स्थिर सरकार, जो जिसके तरफ प्रवीण जी ने इशारा किया कि वो दौर होता था जब 1 साल 1.5 साल के लिए कोई प्रधानमंत्री बन रहा था, तब एक अलग तरह का स्लोगन चलता था कि किंग महत्वपूर्ण है, कि किंग मेकर महत्वपूर्ण है।
प्रवीण जी को वो दौर में ये सब डायलॉग भी याद होंगे कि बिहार से आया करती थी ये पंक्तियां जो है कि नहीं, अब हमें जो है कि ये पसंद नहीं है गुजराल जी, तब हमें वही देवगोड़ा पसंद नहीं है। तो वो सारी चीजें चली हैं। और लेकिन एक तरह से स्थिरता का दौर जो है वो कहीं न कहीं दिखना शुरू हो गया था। देखिए, हम लोगों ने 13 दिन की सरकार को भी देखा, अटल बिहारी वाजपेयी के 13 महीने वाले सरकार को भी देखा। अब फिर जब उन्होंने अपना एक अच्छा खासा कार्यकाल पूरा किया गठबंधन के साथ, वो युग आया। लेकिन कहीं न कहीं मनमोहन सिंह की सरकार भी थी, वो दोनों का टर्म उनका पूरा हुआ। लेकिन उसको हम लोग मानते हैं कि गठबंधन सरकारें भी कार्यकाल पूरा करती हैं। जैसे 1999 से 2004 तक एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का कार्यकाल पूरा हुआ था। लेकिन फिर अगर मोदी जी के साथ अगर हम लोग देखें तो 1984 के बाद 2014 में फिर से जो है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की फुल से बहुमत वाली सरकार रही, 14 से लेके 24 तक। तो एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार रही और तीसरे टर्म में फिर से वो गठबंधन सरकार में आई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, देखिए, कार्यकाल तो काफी लंबा है, लेकिन कबीर की वो पंक्तियां भी याद आती है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो क्या इस बड़े कार्यकाल का लाभ मिला या क्या चीजें हुई, ये एक बड़ा विचारणीय मुद्दा है। यहाँ पे कुछ सकारात्मक बिंदु भी हैं, लेकिन इसके कुछ दूसरे पहलू भी हैं। जिस प्रकार से अगर हम लोग देखें कि सीबीआई, ईडी को लेकर आप सोचिए ना कि अब सुप्रीम कोर्ट को जो चीफ जस्टिस महोदय है उनको बार बार कहना पड़ रहा है कि जो राजनीतिक लड़ाई का मामला है उसको आप लोग कोर्ट में लेके आ जा रहे हैं। तो केंद्रीय संस्थाओं का किस प्रकार से, राहुल जी, कब नहीं हुआ बेजा, ये सब आरोप कब नहीं लगे? हर सरकार में जो रहे उन एजेंसियों को लेकर के, और जब विपक्ष में जो भी रहा उसने आरोप लगाता रहा कि वेजा परेशान किया जा रहा है, वेजा इस्तेमाल हो रहा है। ये तो कब से सुनते चले आ रहे हैं। उज्जवल जी, देखिए, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मैं तो अब देखिए, मुझे अभी भी याद है 2013 में सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े का तोता कहा था, और वो मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल था। लेकिन देखना पड़ेगा कि पिंजड़े का तोता का पिंजड़ा कहीं और छोटा तो नहीं हो रहा है। हमें लग रहा है, मुझे मेरे व्यक्तिगत विश्लेषण में जो मैं आंकड़े देख पा रहा हूं कि जो पिंजड़े में तो सीबीआई पहले भी बंद था, लेकिन अब पिंजड़े का आकार भी छोटा किया जा रहा है, यानी पिंजड़ा भी छोटा हो रहा है। अब आप सोच के देखिए कि अगर 2004 से 14 के बीच के कार्यकाल को अगर हम लोग देखें और 14 से लेके अभी 25 तक के कार्यकाल को देखेंगे, पूरी जो ये तमाम केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो आंकड़े आपको दिख रहे हैं कि वो लगभग 90% तक वो पूरा एक्टिव रहता है और विपक्ष के मामले में एक्टिव रहता है। मैं राहुल जी मानता हूं ये एक मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जांच एजेंसियों को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये हिंदू मुसलमान वाला जो मामला है, ये भी, ये जो मैं कह रहा था ना कि कुछ हिस्सा नकारात्मक दिखता भी है, तो उसमें ये दिखती है चीजें। लेकिन राज बिहारी जी की राय भी इस पर उज्जवल जरूर लीजिए, क्योंकि वो इसका दूसरा पहलू रखेंगे। और वर्तमान सियासत में खासतौर पर हम देख रहे हैं कि आजकल हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल जो राहुल जी उठा रहे हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। जी, राज बिहारी जी, देखिए, पिछले महीने हमने 25 जून को आपातकाल के 50वीं वर्षगांठ देश ने मनाई जी। तो कांग्रेस के शासन में क्या क्या हुआ है वो जनता को याद दिलाया गया था। और जहां तक राहुल लाल बार बार जो बात कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई, भाई कांग्रेस की सरकारें ने क्या नहीं किया। कांग्रेस के राज भी देखे हैं हमने। 44-45 साल से, तो मैं 44 साल से, तो 45 में ही हूं मैं। देखिए, पहले आप चोरी चकारी करिए, फिर आपके ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती फिर आप हल्ला मचाइए कि राजनीतिक कारणों से हो रहा। पश्चिम बंगाल की घटनाएं आप ले लो। अब अगर कोई जांच भी ना करे, आप घोटाले पे घोटाले करते रहें, और जब जांच का विषय आएगा कोर्ट को फैसला करना है ना। कोर्ट तो कह रहा है राज बिहारी जी कि भाई वो राजनीतिक मामला कोर्ट पे लेके मत आइए। ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये चीज। देखिए, ईडी के जो मामले हैं, ईडी जो जांच कर रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस, सीबीआई के खिलाफ कांग्रेस, चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ विपक्षी दल। ऐसा कौन सा कोई संवैधानिक संस्था है जिसके खिलाफ विपक्षी दलों ने आलोचना की हो, मोर्चा। अब चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक बात बताइए कि कांग्रेस के नेतृत्व में 2004 में
और 2009 में सरकार बनी तब चुनाव आयोग की भूमिका सही थी। तब जो है ईवीएम भी ठीक थी। लेकिन अगर आप देखेंगे कर्नाटक में ईवीएम ठीक चलती है, पश्चिम बंगाल में ठीक चलती है, दिल्ली में 3 चुनाव में ठीक चलती है, 14 चुनाव में खराब ईवीएम बेईमान हो जाती है। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की, जो अब भारत में दूसरे नंबर पर ऐसे प्रधानमंत्री हो गए हैं। ये एक मेरे पास, क्योंकि अभी इंदिरा गांधी अब चूंकि तीसरे नंबर पर हो गई हैं कार्यकाल में, दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हो गए हैं, तो एक मेरे पास डेटा था। अब इस डेटा में जब बड़ी उपलब्धियों की बात की जाती है तो बड़े उपलब्धियों में कौन सी स्कीम्स चल रही हैं उनका भी जिक्र आता है। अब उन स्कीम्स में मैंने एक डेटा निकाला, तो उस डेटा में मैंने जो बड़ी स्कीम्स पाई हैं उसमें ये नजर आया है कि ये जो पहले से स्कीम्स चल रही थी इसको मॉडिफाई किया गया, इसकी ब्रांडिंग की गई और अब नए तरीके से उसको पेश किया गया। जैसे इंदिरा आवास योजना थी, पीएम आवास योजना कर दी गई। गरीबी हटाओ मिशन जो शुरू हुआ था 1975 में, जिसके 20 पॉइंट्स प्रोग्राम जो हुआ करता था, उसको इंप्लीमेंट किया गया। वो स्वच्छ भारत और हाउसिंग फॉर ऑल ऐसे करके सारे डेटा आया। उसके बाद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो थी उसको मेक इन इंडिया कर दिया गया। कृषि विकास योजना तो थी, उसको कृषि सम्मान निधि योजना कर दिया गया। तो ये बड़ी योजनाएं जो थी, जो कांग्रेस सरकार में चलाई गई, उनको ही नाम बदल के, उनकी ब्रांडिंग रीब्रांडिंग करके और उसको पेश किया गया। नहीं, मुझे लगता है उज्जवल ये इससे ज्यादा बड़ा मसला ये है कि देखिए, पहले तो उनको कंटिन्यू करना, उन चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है, उनमें से किसी योजना को बंद नहीं, और दूसरा उसके इम्प्लीमेंटेशन को अगले फेज में ले जाना। यानी वो योजना का नामकरण किसने किया, उसका आइडिएशन किसका था, वो एक अलग मसला होता है। उस योजना, स्वच्छता अभियान है, अब स्वच्छता अभियान का लेकिन आज स्वच्छता अभियान को लेकर जिस तरीके से माहौल बना है, इंदौर को लेकर जिस तरह का माहौल बना, अन्य शहरों में कंपटीशन की जो भावना आई, और ऐसे ही मनरेगा को लेकर बहुत बातें होती है। आपने जो बहुत सारी चीजें बोली उसमें मनरेगा को भी आप शामिल कर लीजिए, लेकिन उन योजनाओं को आप आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, किस स्तर पर ले जा रहे हैं, ये भी तो एक अहम मसला होता है। और प्रधानमंत्री मोदी योजनाओं के मामले में आपने जितनी गिनाई उनको तो कंटिन्यू किया, ऐसी भी कई गिनाई जा सकती हैं जो कि नई है। ऐसी भी कई योजनाएं हैं जो उनके विजन में आती हैं, इनोवेट इंडिया के बाद से लेकर आत्मनिर्भर भारत की बात, मेक इन इंडिया की बात जो उन्होंने की, और स्टार्टअप इंडिया की बात जो उन्होंने की। तो कुछ ऐसे मसले हैं जिनको आप एड ऑन कर सकते हैं। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आज जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो ट्रेड डील हुई है ब्रिटेन के साथ, ऐसे अगर गिनेंगे तो योजनाओं के लिहाज से मुझे लगता है ये 11 साल का कार्यकाल किसी अन्य प्रधानमंत्री के मुकाबले ज्यादा सक्सेसफुल प्रधानमंत्री मोदी का दिखाई देगा। राहुल भाई और थोड़ा इस पर प्रकाश डालेंगे, जो आप कहना चाह रहे थे, मुझे लगता है उसकी एनालिसिस थोड़ी और बेहतर रखेंगे। देखिए राहुल जी, और इसमें थोड़ा और, जैसे विकास की बात करते हैं तो जो बड़ी उपलब्धियां उनके नाम आनी चाहिए, जैसे डिजिटल इंडिया, ये एक बड़ी यूपीआई को लेकर के एक बड़ी उपलब्धि इस सरकार के नाम आई है, और अब दुनिया के कई देश इसको शुरू कर रहे हैं अपने देशों में। राहुल जी। तो है ना उज्जवल जी, मैं इससे सहमत हूं कि यूपीआई और इस तरीके जो चीजें हैं वो बड़ी सफल रही हैं, और उस डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में अगर इस चीज को देखें तो बड़ी उनकी सफलता की चीजों को भी दर्शाती है। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को देखना पड़ेगा इसके साथ कि क्या हम लोगों ने जो इंटरनेट पे जो सुरक्षा उपाय करना था, वहां पे फ्रॉड्स को रोकने के लिए, आप चूंकि देखिए आरबीआई जो आंकड़े जारी कर रहा है बैंकिंग फ्रॉड से संबंधित ही मामले, जो आर्थिक फ्रॉड्स हो रहे हैं अभी इसमें डिजिटल आधार पर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए, क्योंकि जब आप डिजिटल के तौर पे यूपीआई को बड़े स्तर पे जो है कि जब वो लोग करोड़ों में उसके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं भारत में, जो दुनिया देख रही है उसको, अब फिर उसके पीछे जो हजारों करोड़ रुपया का फिर से जब फ्रॉड वाले एक्टिव हो जाते हैं, तो वो हमें लगता है कि उसके रक्षोपाय के मामले जो सेकंड चरण में होना चाहिए था, वो मामला कहीं कहीं हमें वहां पे कमजोर दिखाई दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जब हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का सब लोग स्वागत करें, क्योंकि अब हम लोग अगर 2047 तक में देश को विकसित बनना है तो फिर तो परंपरागत तरीके से संभव नहीं है बनना। लेकिन अभी भी कई सवाल खड़े होते हैं। भाई चुनाव आयोग जब वो हम लोग लोकसभा चुनाव के दरमियान से ही देख रहे थे, उनको 14 दिन लग रहे थे उनको बताने में कि आखिर टोटल कितने मतदान प्रतिशत हुए उनके, वो समय इतना लंबा क्यों लग रहा था। भाई डिजिटल इंडिया का जमाना है, सब कुछ डिजिटल ढंग से हो रहा है। अब ऐसे में सवाल कहा जाएगा कि देखिए चुनाव आयोग पे सवाल पूछे जा रहे हैं। भाई अगर संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर देखिए प्रचंड बहुमत की सरकार रही 14 से
24 तक। अभी तो फिर से गठबंधन सरकार के दौर में हम लोग फिर से वापस आ गए हैं हम लोग। लेकिन उस दरमियान में अभी हम लोग देख रहे हैं कि अब बिहार में चुनाव आयोग जो कार्यक्रम कर रहा है, मैं तो सिंपल सा चीज कहूंगा, मैं बिहार में काफी ज्यादा घूमा, हमें ऐसा कोई भी वहां पे मतदाता नहीं मिला जिसने बोला कि हमारे पास पावती है। हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दावा करता है कि हर 2 फॉर्म उसने भरवाए और 1 फॉर्म जो है कि पावती बिहार के मतदाताओं को मिला है, तो बिहार के मतदाताओं को किसको मिला है? यानी पत्रकार बंधुओं को भी हमने फोन किया कि कहीं मिले किसी का, तो पावती का फोटो कॉपी हमें जरूर जो है कि भेज दीजिएगा कि जब इलेक्शन कमीशन ने ये एक कॉपी खोजना मुश्किल हो रहा है। तो आप सोच के देखिए कि वो कार्यक्रम किस रूप में चल रहा है। नहीं, पर इस पे राहुल भाई, इस पर चिराग पासवान ने बहुत अच्छी बात कही है, उसको गौर करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हर पार्टी के पास बीएलए होते हैं, ब्लॉक लेवल एजेंट्स होते हैं। क्या विपक्षी दलों के पास बीएलए नहीं बचे हैं? वो इतने कार्यकर्ता, इतने सब है, उनका काम यही है कि मतदाताओं का सुनिश्चित करवाएं, और उनके सहयोग से हो रहा है ये सारा काम। तो और हम बार बार ये सवाल उठाकर, प्रक्रिया पर ये सवाल उठाकर, हम जानते हैं कि डिजिटली बहुत सारा आंकड़ा मौजूद है, आइडेंटिफाई उन लोगों को किया गया है इस प्रक्रिया के दौरान, एसआईआर के दौरान, जिन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन या तो मिसिंग है या गड़बड़ मामला है, उनको छान के निकाला गया है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा डेटा जो है वो उठाकर अलग कर, और ये इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन, एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया विपक्ष की तरफ। नहीं, बिल्कुल प्रवीण जी बड़ा सही मामला आपने उठाया। बीएलए है अलग अलग पार्टियों के, और देखिए बीएलए है, मैं मानता हूं कि भाई आरजेडी के भी बीएलए हैं। 52,000 अगर भारतीय जनता पार्टी की संख्या बीएलए की आ रही है, 43,000 आरजेडी के भी बीएलए की संख्या आ रही है, दूसरे पार्टियों के भी बीएलए होंगे। लेकिन मैं सवाल उठा रहा हूं कि क्या, मैं तो एक सिंपल सा छोटा सा सवाल उठाया है कि कोई भी व्यक्ति जाए, वो पावती क्यों नहीं मिल रहा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्म जमा हो गया लेकिन उसका पावती नहीं मिला किसी को, तो वो एक मतदाता नहीं मिल रहा है उसका। मैं तो बता रहा हूं, तो फिर या तो फिर आप हटा दीजिए, आप मत कहिए कि हमने किसी को पावती दिया है, हमने एक्नॉलेजमेंट किसी को नहीं दिया है। हर तरफ आप लंबे लंबे प्रचार प्रसार में लिख रहे हैं, आपके नोटिफिकेशन में है, लेकिन जमीन पर क्रियान्वयन में नहीं दिख रहा है। कई तरह की चीजें आ रही हैं। और देखिए सत्तारूढ़ पार्टी का जो बिहार से खबरें आ रही है, चौंकाने वाली है कि सत्तारूढ़ पार्टी के बीएलओ को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, विपक्ष के बीएलओ को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। बीएलओ घर में बैठ के जो है कि फॉर्म अपलोड कर ले रहा है, जो मृतक है उनका भी फॉर्म जमा हो गया। तो मामला इतना सीधा सरपट्टा सा मामला नहीं है, वो जितना सीधा सरपट्टा उसको दिखाने का प्रयास हो रहा है। एक चीज और मैं कहूंगा, एक ही चीज, ये मतलब चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। अगर ऐसा लगता है तो न्यायपालिका उसके लिए है, वहां जाना चाहिए। इसमें बीजेपी का, सरकार का, मोदी का, ये सब नाम लेकर के तो पुराना, मतलब कब नहीं हुआ है। जो सत्ताधारी पार्टी होती है उस पर आरोप लगते हैं और हमेशा लगे हैं। वही मैं बात फिर कह रहा हूं, ये कुछ नया नहीं है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कल को कोई भी सत्ता पे होगा, विपक्ष आरोप लगाएगा। उज्जवल जी देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कितना शानदार आदेश दिया था इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति को लेके। आपने एक बड़े मजे से सीबीआई जैसे कॉलेजियम सिस्टम को बना दिया गया। ठीक है, उन्होंने कहा था संसद को अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन कानून कुछ ऐसा तो बनना चाहिए ना, जो अगर सुप्रीम कोर्ट एक पारदर्शी कानून की तरफ आपको सुझाव दे रहा है, आप उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। आपने फिर वहां पर नियुक्ति की प्रक्रिया में जो है कि सरकार का बहुमत स्थापित कर दिया। तो एक सवाल यह भी उठता है ना कि आखिर चुनाव आयोग की नियुक्ति में सरकार को अपना बहुमत क्यों चाहिए? उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर उस कॉलेजियम में शामिल थे तो उसमें दिक्कत क्या थी? देखिए, आप अगर पिछले 10 वर्षों में, 11 वर्षों में बहुत सारी चीजें ऐसी उठी हैं, इसलिए लगातार विपक्ष को सवाल उठाना पड़ रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। रासबिहारी जी, मतलब राहुल जी की बात को अगर मोटा माटी समझे तो जो कहते हैं मोदी लहर है, प्रभाव है, लगातार ताबड़तोड़ जीते हैं, कई राज्यों में लगातार चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि चुनाव आयोग और ये जो संस्थाएं हैं उनका सहयोग मिल रहा है। राहुल जी का आरोप है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि चुनाव आयोग अगर स्वतंत्र रूप से, देखिए उज्जवल जी मेरे बयान को ना बदलिएगा, मैं कह रहा हूं कि अगर उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, अगर उस कॉलेजियम में, तो रो रहा था तो दिक्कत क्या थी उसमें? भैया प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता बड़ी चरम पे है, मैं यही तो कह रहा हूँ। और दूसरी चीज, हर जगह मोदी का हाथ नहीं हो सकता, वो कहना यही चाह रहा है, लेकिन संभल कर रासबिहारी जी थोड़ा सा ये बिहार का समझाइए ना, एसआईआर का मुद्दा इतना बड़ा बना दिया। देखिए, कल चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी आरोप लगाए आप हमारे पास आओ, हमें आप सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। अब जो राहुल लाल के नेता हैं, राहुल गांधी,
वो हमारे दूसरी नेता नहीं है विपक्षी पार्टियां। राज बिहारी जी, मेरे कोई नेता नहीं है, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। राज बिहारी जी स्वतंत्र रूप से जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ये छेड़ रहे हैं, आपको छेड़ रहे हैं। बोलिए बोलिए। तो देखिए, पहले भी ईवीएम के मसले पे भी जब दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया था विधानसभा के अंदर कि ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है, तो चुनाव आयोग ने सभी दलों को बुलाया कि आप इस दिन आओ और ये साबित कीजिए कि ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है। कोई भी दल नहीं गया। इसी बात पे अगर कोई शिकायत है, बार बार वो बुला रहे, आ जाओ आप मीटिंग में बुलाए, मीटिंग में नहीं गए। चुनाव आयोग ने सभी दलों को बुलाया, विपक्षी दल मीटिंग में नहीं गए। तो आपका काम केवल आरोप लगाना है और आपने आरोप लगाने में सबको पीछे छोड़ दिया है कि आप किसी को नहीं बख्शेंगे। आप परम ज्ञानी हो गए। अब राहुल गांधी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जनता के सामने जो बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी का प्रदर्शन कहीं नहीं दिखा पा रहे हैं। पिछले चुनाव में बहन भी आ गई, वो भी देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं कर पाई। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ठीक है सीट बढ़ गई, लेकिन यह है कि आप आरोप की राजनीति कब तक करते रहेंगे। अब देखिए, राहुल लाल की एक लाइन है, उनको उस लाइन पे बोलना है, मेरी एक लाइन है, मुझे उस लाइन पे बोलना है, लेकिन फैक्ट तो होने चाहिए ना। अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए देश का नाम अगर दुनिया भर में रोशन किया है, तो उसके फैक्ट हैं, आंकड़े हैं उसके। आज हमारी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है, हमारी सेना मजबूत हुई है, हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बहुत आगे बढ़ गए हैं। और देखिए, एक ये भी है कि पिछले 11 साल में केंद्र सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। अगर लगाए तो बाद में ये सब चुप हो गए, कोई साबित करने की स्थिति में नहीं आया। तो और जिस तरह से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, लोगों के घरों में पानी पहुंचा है, बिजली पहुंची है, खाने की व्यवस्था हुई है, ये सब कहां? ठीक है, नारा लगाया ना भाई, गरीबी हटाओ, सत्ता में तो आ सकते हैं, लेकिन गरीब का वो फैक्ट बता रहे हैं, वो फैक्ट बता रहे हैं। अच्छा राहुल जी, राहुल गांधी कह रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट रख दूंगा कर्नाटक के सबूत। अरे रख ही दीजिए ना, क्या इंतजार करना, बार बार क्यों बोलना। देखिए प्रवीण जी, कर्नाटक के तथ्य चूंकि नहीं है, लेकिन चूंकि बिहार को लेके एसआईआर पे चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 789 पेज का हलफनामा दायर किया, और उस हलफनामा को मैंने ध्यान से देखा है प्रवीण जी, तो इसलिए वहां से कई सारे फैक्ट निकल के आ रहे हैं। क्योंकि बातें फैक्ट पे होनी चाहिए। यश जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, सॉरी राज बिहारी जी से। अब देखिए, उसमें कई आश्चर्यजनक चीजें हैं। नंबर 1, खाली संक्षेप में मैं समय लूंगा। अभी जो आपको सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि आप कम से कम तीन पहचान पत्रों को आप स्वीकार कर लीजिए, आपने वो सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को नहीं माना। लेकिन जो आंकड़े आपने रखे अपने लिए, अब बिहार की आबादी है 12 करोड़ की, वो कह रहे हैं कि उसमें जो है कि आवास प्रमाण पत्र, चूंकि चुनाव आयोग बता रही है कि 14 करोड़ आवास प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। 12 करोड़ की बिहार की आबादी, 14 करोड़ का आवास प्रमाण पत्र कहां से जारी हो गया बिहार में? आप ये कौन सा आंकड़ा देना चाह रहे हैं भाई? आपके इलेक्शन कमीशन के अनुसार 7 करोड़ 90 लाख बिहार के मतदाताओं की संख्या, जिनके पास फॉर्म भेजे जाने हैं, टोटल इतने फॉर्म उनको भेजे जाने हैं, उसमें से डिलीट हो रहा है, वो अलग सा प्रोसेस है वो। अब उनका कहना है कि जो जाति प्रमाण पत्र है, वो 8 करोड़ 72 लाख लोगों के पास जातिगत प्रमाण पत्र इशू हुए हैं। तो ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिनको कि आंकड़ों को स्वीकार करना मुश्किल चीज है। चलिए इसको फिर भी मान लें कि 12 करोड़ में से हो सकता है कि चलिए 9.25 करोड़ लोगों को जाति प्रमाण पत्र इशू हो गया, लेकिन 12 करोड़ की आबादी में 14 करोड़ लोगों को आवास प्रमाण पत्र कैसे इशू हो गया? तो ये कुछ चीजें ऐसे हमें लग रहा है कि चुनाव आयोग जिस रास्ते पे इसको ऐसे मान ले कि ये बिहार का चुनाव जीत गई बीजेपी, ऐसे मान ले। हमें तो नहीं लगता है कि ये इतना आसान से सीधा रास्ता होगा कि बिहार का चुनाव बीजेपी जीत गई। अभी देखिए, तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि बाइकआउट कर देंगे चुनाव। मैं पूछता था, मैंने हर पैनलिस्ट से, आरजेडी वालों से, कांग्रेस वालों से सवाल बार बार पूछा। मैंने कहा आपको इतना अविश्वास है तो चुनाव में उतर ही क्यों रहे हो? और मेरा फॉर माय सरप्राइज वो तेजस्वी यादव का बयान भी आया 1-2 दिन बाद, वो बोल रहे हैं कि हम तो बाइकआउट करेंगे, और जबकि सबको पता नहीं करेंगे।
ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है राहुल जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देश की एक ऐसी संवैधानिक संस्था, आप चुनाव आयोग पर इतने सवाल खड़े कर देंगे, लोगों के अंदर अविश्वास पैदा करेंगे। बेशक आप चाहते हैं कि अपने मतदाताओं को एकजुट करें, बट मुझे लगता है ये परिपाटी SIR ठीक नहीं है। मैं सही, अच्छा ये बताइए, मुझे लगता तथ्य है तो सही रखने राहुल जी, चाहिए ना। मैं एक ही सवाल पूछ मुझे रहा लगता है हूँ। SIR बिहार पे हम चर्चा करेंगे, और कई चर्चाएं आपने तो की है, बहुत लंबी चर्चाएं हुई है। मैं सोच रहा मैं हूँ कि SIR इस पे नहीं, मुद्दे पर रहते देखिए हैं। मैं एक और मुद्दे पे आ रहा हूँ। देखिए जिस मुद्दे पर हम हैं, सुन लो उज्जवल, सुन लीजिए, सुनिए। हाँ बोलिए, संक्षेप में बोलिए राहुल जी। मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ। चलिए बिहार का मुद्दा मैं छोड़ लेता हूँ SIR को लेके, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं का मामला आ रहा है। राज्यपाल के पद की क्या स्थिति होनी चाहिए? देखिए बहुत पहले से, ऐसा नहीं कि राज्यपाल के पद की गरिमा अभी अचानक से गिरी है। राज्यपाल केंद्र के एजेंट होते हैं। प्रवीण जी लगातार, आप इतने पत्रकारिता में हम लोग लगातार पहले से कर रहे हैं, राजबिहारी जी भी, हम लोग भी शिकायत लिखते रहते थे। लेकिन अब अगर बजट सत्र लाना हो, हम लोगों ने पंजाब जैसे राज्यों में देखा कि बजट सत्र लाने की तिथि घोषित करनी है, वहां पर राज्यपाल से टकराहट की स्थिति बन रही है, वो मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है। तमिलनाडु में जो है कि राज्यपाल का टकराहट हम लोगों ने देखा है, पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के टकराहट को देखा है। तो ऐसा लग रहा है कि जहां विपक्षी सरकारें हैं, वहां अगर कुछ ना हो सके तो राज्यपाल नामक सिस्टम को एक्टिव कर दो। वो एक्टिवेशन पहले भी दुरुपयोग हुआ है, मैं मानता हूं। अभी आप कहेंगे उज्जवल जी की क्या पहले दुरुपयोग नहीं हुआ है? बिल्कुल दुरुपयोग हुआ है, लेकिन उस दुरुपयोग का लेवल राज्यपाल जैसे पदों पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब बजट सत्र लाना है, नहीं लाना है, कब लाना है, उस जगह पे भी राज्यपाल जो सामान्य काम है, अनिवार्य काम है, उसमें भी हस्तक्षेप होते हैं राज्यपाल। ठीक है। अच्छा प्रवीण जी, राहुल जी, मैं एक राहुल जी, इस बात को आप एक्सेप्ट करेंगे और मैं गलत हूं तो प्रवीण जी बताइएगा। नरेंद्र मोदी का चेहरा आज के दौर में, उनकी जो प्रभाव है, जो छवि है, वो बहुत बड़ी छवि है, और विपक्ष में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उसको काट निकाल पाया है आज तक। और 2014 में चलिए मान लेते हैं, पहले कार्यकाल में वो लहर थी, उनकी एक छवि थी। 2019 में बहुत जगहों पर जब चुनाव हुए, ऐसी जगहों से जीतकर सांसद लोकसभा पहुंचे जहां उन्हें कोई जानता नहीं था, और लोग सिर्फ मोदी के चेहरे पर। और सब छोड़ दीजिए, अभी दिल्ली का हुआ, आप बताइए, आम आदमी पार्टी के इतने धुरंधर नेता मैदान में खड़े हुए थे दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, देखिए अब क्या हश हुआ। तो ये आप मानते हैं इस बात को राहुल जी? और रासबिहारी जी, आपकी भी प्रतिक्रिया इस पे लूंगा कि नरेंद्र मोदी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर के छवि के बड़े कद के नेता हो गए हैं, स्थापित नेता हैं। 24 साल तक सरकार में रहने का उनका जो अनुभव है, शायद वही काम आ रहा है कि वो लीडरशिप, उनकी जो नेतृत्व क्षमता है, आज वो बड़े कैनवास पर दिख रही है। उज्जवल जी देखिए, प्रधानमंत्री का चेहरा काफी बड़ा चेहरा है। अगर वो तीसरे टर्म में आए, हम लोग इसी पे तो चर्चा कर रहे हैं कि वो इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। आज वो भारत में दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि सबसे लंबे कार्यकाल वाले व्यक्ति हैं, तो वो नेहरू जी के बाद है। तो स्पष्ट है कि ये भूमिका में अगर है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का चेहरा है, बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, 2014 और 19 में, मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। हाँ मैंने मोदी जी के बारे में ही बोल रहा हूं कि मोदी जी ने अगर ये रिकॉर्ड तोड़ा है, वो अगर पद पे लंबे अवधि में रहने में उन्होंने इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ा है, तो मोदी जी का खुद का चेहरा भी है, इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। लेकिन अब उस चेहरे की चमक घट भी रही है। आप सोचिए, जिस तरह से 400 पार के नारे लगाए जा रहे थे, वो नारा जो है कि वो सोचिए 240 पे सिमट गए। तो वो, हालांकि मैं मानता हूं कि तीसरे टर्म की दृष्टि से 240 की सीटों की संख्या में वो अपने चेहरे की वजह से ही सरकार में है। 24 के चुनाव के नतीजे देखिए, उनके प्रभाव से ही मुझे लग रहा है जो सीटें आई, जो चेहरा चमका, वो उन्हीं के प्रभाव का नतीजा है। नहीं, मैं तो देखिए, मैं 2019 के सीटों से तुलना कर रहा हूं कि 303 से 240 पे आई है। मैं ये बात कहते हुए तुलना कर रहा हूं कि सीटों में कमी के बावजूद भी तीसरे टर्म में कोई अगर 330 से घट के 240 पे भी आ रहा है, फिर भी वो उपलब्धि का मामला है, तो वो एक चेहरा जरूर है। लेकिन एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी में उनसे भी ज्यादा लोकप्रिय चेहरा मौजूद है, और ये जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो वो हम लोगों को दिखता है। उनसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा बीजेपी के भीतर मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा है। रासबिहारी जी, राहुल जी कह रहे हैं कि उनसे भी पॉपुलर चेहरा बीजेपी में है, और वहीं पे मुद्दा छेड़ दिया जो छिड़ता है, विपक्ष वाली लाइन, देखिए मोदी से योगी तक। देखिए क्या है कि मैंने पहले कहा ना कि राहुल लाल की जो लाइन है, उस पर उन्हें कुछ ना कुछ बोलना है। अगर योगी लोकप्रिय होंगे तो वो भी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, उनका भी नंबर आएगा। लेकिन अभी तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं, देश में नहीं, बल्कि विश्व भर में भी मोदी का डंका बज रहा है।
और मुझे लगता है अभी और आगे भी बचता रहेगा। जिस हिसाब मैं से इसमें एक चीज मोदी ऐड करना चाहूंगा राज बिहारी जी, क्षमा के साथ में एक चीज ऐड, जो राहुल जी ने बात बोली है, आप बात कंटिन्यू करिएगा। देखिए राहुल भाई, एक बात तो बहुत साफ है कि आज योगी आदित्यनाथ का भी चेहरा बड़ा हुआ है, तो उसके पीछे आंच जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और कार्य की है, इसमें कोई संदेह मत रखिए। दूसरी बात, ये एक और परिपाटी है कि सेकंड लाइन को तैयार किया उन्होंने, जो कि कांग्रेस में नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मनीष तिवारी, शशि थरूर, कपिल सिब्बल दूर हो गए, बड़े बड़े नेता दूर हो गए। वो सेकंड लाइन को क्रिएट करने में, एक युवा नेता को इस कद पर पहुंचाने में, शिवराज सिंह चौहान को लेकर इतनी बातें कही गई, अरे हटा दिया, खत्म कर दिया, करिए केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया। आज पार्टी अध्यक्ष की दौड़ में बनते नहीं बनते वो एक अलग है, लेकिन आगे हैं कम से कम। और वो कृषि मंत्री, कृषि मंत्रालय आप जानते हैं कितना महत्व, यानी प्रधानमंत्री मोदी के बारे में चाहे जितनी बातें कर लीजिए, एक बात बहुत साफ है कि उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता के अंदर, यानी जो छोटे छोटे पौधे कहते हैं ना, बड़े पेड़ के नीचे छोटे पौधे पनप नहीं पाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के अंडर या उनके कार्यकाल में नेतृत्व की दूसरी लाइन डेवलप हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है। और योगी आदित्यनाथ तो आप एक अच्छा उदाहरण दे रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी, अगर बीजेपी में एक सेकंड लाइन, एक युवा, जो सबसे युवा। नहीं प्रवीण जी, देखिए आप, ये बात तो सही है कि वो योगी जी 2017 में अगर मुख्यमंत्री बने और उसमें वो मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं थे, तो उनको मुख्यमंत्री बने हैं तो वो इसी सरकार के कार्यकाल में बने हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा आपके बात से थोड़ा मैं असहमत हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी का चयन जो उनके दिली ख्वाहिश वाले लोग रहे हैं, खट्टर जी रहे हरियाणा में, जिसको उन्होंने बनाया हम लोग नाम भी नहीं जानते थे, उन्होंने अभी भजन लाल शर्मा जी को बनाया है, यादव जी को बनाया है, धामी जी को बनाया है। तो हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो बनाते हुए रहे, जो सेकंड लीडरशिप को डेवलप कर रहे हैं, वो सुपर रिमोट कंट्रोल वाले लोगों को कर रहे हैं। अब धनखड़ जी से अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई कि उन्होंने महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, विपक्ष को देखिए सीधे जो है तो उन्हें हटा दिया गया। तो हमें लग रहा है कि योगी जी को मौका तो जरूर प्रधानमंत्री जी ने दिया है, लेकिन योगी जी बिल्कुल जो कहते हैं कि हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी का एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो बात कर रहे हैं ना, वो राजनीति शास्त्र का कौटिल्य शास्त्र का बिल्कुल अलग नियम है। उस पर तो एक लंबी चर्चा हो सकती है कि राजनीति में कभी कोई किसी के साथ में नहीं रहा, वो एक अलग कहानी है। अगर ओवरऑल जो राज बिहारी जी कह रहे थे, मैं चाहूंगा राज बिहारी जी को हमने बीच में रोका था, आप अपनी बात को पूरा भी करें। ओवरऑल बात यही थी कि मोदी जी जो है उनके अंडर एक लाइन, ये ठीक है कि जो गड़बड़ करेगा, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं में होगा, खुद आगे जाना चाहेगा, उसको काटा जाएगा, लेकिन बढ़ने का मौका दिया गया, नई लाइन तैयार हुई। आपने डॉक्टर मोहन यादव को भूल रहे, मैं तो मध्य प्रदेश का हूं, इतने समय से देख रहा था उनको अच्छा लगा, बड़े प्रभावशाली नेता है जी। बात पूरी प्रवीण जी, आप मध्य प्रदेश का, तो आपको लग रहा है कि मोहन यादव जी अपना निर्णय खुद ले रहे हैं? आपको विश्वास है इस चीज का कि मुख्यमंत्री कार्यालय दिल्ली से चलाया जा रहा है? मैं तो जानता हूं कि ले रहे हैं खुद। मैं तो आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि मोहन यादव जी, भजन लाल शर्मा जी, धामी जी, इन सबों का निर्णय जो है कि वो एक तरह से रिमोट कंट्रोल वाले मुख्यमंत्री हैं, डंके के चोट वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कांग्रेस के सामने बीजेपी के रिमोट कंट्रोल की क्या बात करना? कांग्रेस जिसकी पूरी सियासत जो है रिमोट कंट्रोल पर रही। राज बिहारी जी को बुलवाओ। देखिए, मैं आजकल कई पत्रकारों के तथा कथित राजनीतिक विश्लेषकों के कुछ चीजें पढ़ रहा हूँ। खास तौर पे जगदीप धनखड़ को लेके भी है, आरएसएस को लेके भी है। मैं ऐसे कई लोगों को निजी तौर पे जानता हूँ जो बड़ी बड़ी खबरें लिखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो मुझे लगता है किसी आदमी को भी नहीं जानते हैं। तो इसी तरह से राहुल जी को भी ये जानकारी नहीं है कि सरकार अपने ढंग से चलती है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार के मंत्री हो। हाँ, एक निगरानी होना एक अलग बात है, लेकिन कोई भी किसी भी फैसले के लिए, हाँ ये जरूर है कि भाई जो भी राज बिहारी जी केंद्रीय मंत्रियों को पीए तक रखने की अनुमति नहीं होती। आप कह रहे हैं हमें जानकारी नहीं है। आपको ये उदाहरण तो आपको, वो तो दिल्ली चलिए, राज्य सरकार छोड़ देता हूँ, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्रियों के पीए की कहानी हम लोगों ने नहीं देखी। नियुक्ति प्रक्रिया के मामले को लेकर उसमें भी हस्तक्षेप रहा पीएमओ का। अब बताइए, इसे भी आप स्वीकार करके स्वीकार कर दीजिए, तो इसका मतलब सच्चाई हम लोग देखते ही नहीं। सुन लिए, सुन तो ले उनको, सुन लेते, सुन लीजिए। मुझे आप एक ऐसा
मुझे आप एक ऐसा मंत्री बताओ जिसने पीए अपनी मर्जी से नहीं रखा है। मैं आपको 50 मंत्रियों के नाम बताऊंगा कि उनके पीए कौन कौन है, किसने रखा हुआ है। आप कैसी बात कर रहे हैं आप? ये जो एक सुनी सुनाई नहीं, ये पूरा विवाद रहा है भाई। ये हर समय 2014 में भी ये विवाद सामने में आए, 2019 में भी आए, और पिछले साल भी सामने में आए राज बिहारी जी। ये विवाद बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में ज्यादा है कि मंत्रियों की नहीं चल रही है ना। मुझे तो बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। कांग्रेस तो भी सत्ता में नहीं है, तो विपक्ष में है अभी। अरे नहीं, तो मैं कर्नाटक, हिमाचल, ये मत भूलिए आप, वहाँ पे एक मंत्री बैठे हुए हैं कर्नाटक में, हिमाचल में। मेरा कहना यह है कि ये चर्चा जो है ना, इस चर्चा कांग्रेस में चल रही होगी कि बीजेपी में विवाद है। बीजेपी में तो कोई विवाद नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मंत्रियों से हर हफ्ते का कामकाज का ब्यौरा मांगा जाता है, सांसदों से मांगा जाता है, राज्यों में विधायक से मांगा जाता है। सांसद को बताना पड़ता है कि हमने पिछले महीने कितनी यात्राएं की, हम कितने लोगों से मिले, हमने क्या क्या काम किया। इतनी तो मॉनिटरिंग होनी भी चाहिए। मंत्रियों से उनके कामकाज के बारे में पूछा जाता है। लेकिन ये कहना कि मंत्रियों के पीए भी पीएम को रखता है, ये गलत बात है। मैंने बहुत सारे मंत्रियों को देखा है जो अपने निजी तौर पर पीए राज बिहारी जी, पीए का विवाद पूरा सार्वजनिक विवाद रहा है। राज बिहारी जी, अब आप इसका खंडन करने से वो सार्वजनिक तौर पे वो सारी चीजें सामने में रखी हुई है, उसका खंडन करने में क्यों समय लगा रहे हैं? तो ये बात तो जनता जो देख रही होगी उनको पता है। सारा राहुल जी, हम कहाँ प्रधानमंत्री मोदी के समय की बात कर रहे हैं, कहाँ हम मंत्रियों के पीए पे आ गए। होती है, पर ओवरऑल पॉइंट यही है कि अभी आज अगर शासन व्यवस्था को देखा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, और उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को दिखाया है उज्जवल, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की एक परिभाषा को गढ़ती है। राजनीति शास्त्र के कई छात्रों के लिए उनका ये जो करियर और कार्यकाल है, ये पढ़ने समझने जैसा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विपक्ष परेशान है, विपक्ष के सामने चुनौती है, सशक्त विपक्ष होना चाहिए। विपक्ष अपने प्रयास कर रहा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन प्रवीण जी, एक आखिरी चर्चा और करेंगे, क्योंकि युवाओं और महिलाओं को लेकर लगातार बात होती है, सरकार आदि आबादी को लेकर भी बात कर रही है। एक मुद्दा लगातार मैं देखता हूं, अक्सर राहुल गांधी कहीं भी खड़े होते हैं तो वो रोजगार और उसकी लेकर के बड़ी बात करते हैं, और वो वाजिब बात लगती है। आप कहीं भी देखेंगे, युवा चाहे उत्तर प्रदेश के हों, बिहार के हों, कई बार हम देखते हैं कि वो निकलते हैं, रोजगार की, अर्थव्यवस्था, इन सब बड़ी बात करते हैं वो। मैं आप लोगों से समझना चाहता हूं, सारे वर्ग के अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग बैठे हुए हैं, आप सभी के पास आऊंगा मैं। इस मुहाने पर जब सरकार को कसा जाएगा, उसके परखा जाएगा, रोजगार, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, इन सब चीजों पर, और उसमें भी मैं सबसे पहले युवाओं की बात करूंगा, तो इन सब मुहाने पे जब सरकार को परखा जाएगा तो आपको क्या लगता है? प्रवीण जी, आपसे शुरू करता हूं मैं पहले। सबसे पहली बात तो यह है कि देखिए, अब युवाओं की बात कर लेते हैं। युवा इस समय पर दुनिया का सबसे युवा आबादी वाला देश भारत है। यह भारत की शक्ति है। जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं वहां पर स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लोग हमारे यहाँ पर मिलेंगे, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड मिलेगा हमारे यहाँ। ये बात बार बार कह रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट, यानी तादाद होने से फर्क नहीं पड़ता है, वो कितनी क्वालिटी की तादाद है, ये महत्व का विषय होता है। इस पर वर्तमान सरकार काम कर रही है। मैं ये भी कह सकता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि काम को और बेहतर करने की जरूरत है। ये भी नहीं कह रहा कि बहुत ही अपेक्षित नतीजे आ गए, कि स्किल डेवलपमेंट में कमाल के नतीजे आ गए हैं, और लेकिन विकसित देश बनाने का एक विजन रखना, विकसित देश बनने की 2047 तक का अगर विजन है, तो उस समय तक के लिए आज जो प्रयास हो रहे हैं उनको थोड़ा गति देने की आवश्यकता है, पर उस पर काम किया जा रहा है। एमएसएमई पर काम किया जा रहा है, और ये जितने अभी ट्रेड के जितने एग्रीमेंट हुए, बायलैटरल टॉक्स चल रही हैं अलग अलग जगहों पर, जो विदेशी दौरे प्रधानमंत्री मोदी के हो रहे हैं उज्जवल, ये सारे के सारे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी व्यवसायिक दृष्टिकोण से युवाओं के लिए संभावनाएं और विकसित हो पर बड़ी मजबूती से काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे बहुत मुमकिन है कि जल्दी देखने को मिले। कुछ हद तक देखने को मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अर्थशास्त्र के जानकार मानते हैं। बेशक आज महंगाई की बात कर ली जाए, बेरोजगारी की बात कर ली जाए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाइंग कैपेसिटी एक आम भारतीय की बड़ी है, उसके रहने का तौर तरीका बदला है, ग्रामीण इलाकों में बदला है। हाँ,
आज भी गरीबी है, ऐसा नहीं कि गरीबी बिल्कुल खत्म हो गई है, फिर भी बहुत सारे हालात में सुधार आया है पिछले 11 सालों में, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। राहुल जी, आप इत्तेफाक रखेंगे? देखिए, मैं चाहता हूं कि जैसे गरीबी के मामले हैं तो इसको थोड़ा आंकड़ों के साथ ही देखें, और केंद्र सरकार के आंकड़ों के साथ ही देखना पड़ेगा हम लोगों को। केंद्र सरकार कहती है कि उन्होंने लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर किया है, एक उनके ये आंकड़े हैं। और उनका फिर ये भी है कि वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, एक ये भी आंकड़ा है। तो अब वो 25 करोड़ लोगों को बाहर करने के बावजूद भी अगर 80 करोड़ लोगों को राशन देने की स्थिति है इस देश में अभी भी, तो कहीं कहीं स्थिति संकटपूर्ण बनी हुई है। वो तो खैर दूसरी चीज है राहुल भाई, उसमें देखिए आप बिजली मुफ्त यहाँ पर दिल्ली में देने का काम, कर्नाटक में मुफ्त में सब बस सेवा देने का काम हर एक को दिया गया, और वो हम यहाँ के फ्री रेवड़ियों पर हम एक अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। बीजेपी नहीं, मैं कह रहा भाई, मुफ्त राशन जिसको प्रधानमंत्री देने का वादा कर रहे हैं वो गरीबों के लिए ही है, वो कोई सबों के लिए नहीं है कि हर किसी को प्रदान किया मैं आपको एक उदाहरण, बहुत निजी जिंदगी का उदाहरण देता हूं, बुंदेलखंड का उदाहरण देता हूं। अभी गया कोविड के समय सारी चीजें और तेजी से शुरू हुई थी, वहां के कई किसान, और ये गलत है, मैं पहले आपको कह दूं ये गलत है, नहीं दिया जाना चाहिए फ्री राशन, और इसकी जांच पड़ताल, लेकिन उससे लोग इतने संतुष्ट हुए, लोगों को ऐसा लगने लगा कि अरे बस इससे अच्छा समय नहीं था हमारे पास में। आज इन योजनाओं का, फ्री रेवड़ियों का फायदा वो लोग उठा रहे हैं जो खुद सक्षम है, काम कर सकते हैं। ये गलत है, इसको रोकना चाहिए, लेकिन ये जो किया जा रहा है ये लोगों को संतुष्ट करने के लिए, या वो वही होता है ना मतदाताओं की जो सोच चल रही है, उसमें और थोड़ा छोंका और हवन सामग्री डाली जाए। चलिए ठीक है, मैं तो कह रहा हूं, चलिए आपकी बात को मैंने माना, मैं उसको खंडन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि हमारे अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह से संक्षेप में रखेंगे समय का, मैं संक्षेप में मैं काली कह रहा हूं कि देखिए, इस समय भी बेरोजगारी का मामला युवाओं के बीच में काफी ज्यादा है। स्वरोजगार को प्रधानमंत्री काफी ज्यादा उसके लिए कहते हैं, लेकिन क्या स्वरोजगार की वो परिस्थितियां हैं? बहुत ज्यादा यहाँ पे अलग अलग स्टार्टअप को लेकर बातें होती हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं, लेकिन अगर स्टार्टअप के आंकड़ों को भी हम लोग देखते हैं तो जो सफलता का दर है भारत में, अभी भी अन्य जगहों के तुलना में स्टार्टअप को लेकर शुरू करने को उसको जिस तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए वो तंत्र भारत में नहीं बन पाया। और विदेश नीति को लेकर जरूर मैं एक चीज कहूंगा टिप्पणी, चूंकि उसके ऊपर मैं कह नहीं सका कि भाई पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, पूरे दुनिया में डंका बज रहा है, और ट्रंप बार बार सीज फायर का सीधा सीधा जो है कि अपने ऊपर जो है कि वो लेके घूम रहा है कि हमने जो है कि ट्रेड की धमकी देके कराया। तो कम से कम भारत को जोरदार खंडन तो करना चाहिए था। 2019 में ट्रंप थे, भारत सरकार ने बहुत जोरदार खंडन किया था, ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा था, तो उस समय भारत सरकार ने बड़ा मजबूती के साथ किया था। लेकिन इस बार ट्रंप को भारत सरकार उस मजबूती के साथ जवाब नहीं दे रहा है। तो हमें तो लग रहा है कि विदेश नीति में मैं किसी दूसरे सरकार से तुलना नहीं करूंगा, इस सरकार के पहले ही कार्यकाल में, जो प्रथम कार्यकाल में ट्रंप से जिस तरह से निपट रहे थे, ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वो सरकार ट्रंप से उसी रूप में निपटने में मुझे विफल साबित दिखाई दे रहा है। ठीक है, राज बिहारी जी, कमेंट आप लेंगे? राज बिहारी जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, नेटवर्क एरर है कुछ राज बिहारी जी का। ठीक है, प्रवीण जी, तो एक छोटे सी टिप्पणी, क्लोजिंग कमेंट राहुल जी ने जो कहा है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को लेकर विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए गए हैं, राहुल जी ने अभी सवाल उठाए हैं, लेकिन एक बात है, डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में घिरे हुए हैं, उनके अपने सहयोगी उनके निर्णयों को पसंद नहीं करते, उनके तौर तरीकों को पसंद नहीं करते हैं, वो क्या कहते हैं, जबरदस्त उपत के, हमारे यहाँ एक शब्द चलता है कि बीच में उपत के आ जाओ, जबरदस्ती आ जाओ और अपनी बातों को कहने का प्रयास करो, उनके ऊपर अपना एक दबाव है। अंतरराष्ट्रीय सियासत ऐसे नहीं चलती, अंतरराष्ट्रीय सियासत में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब मतलब की यारी है। इस समय इंटरडिपेंडेंसी में भारत की इतनी मजबूत स्थिति है, दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत, चीन, रूस, अमेरिका, तीनों में से कोई भी भारत विरोधी नहीं होना चाहता, और तीनों के साथ कुछ ना कुछ मसले चलते रहते। रूस तो हमारा परंपरागत दोस्त है खैर, लेकिन फिलहाल चाइना के साथ दिखा, चाइना हमारा परंपरागत दुश्मन माना जाता है, लेकिन वो भी भारत से उस तरह का बैर मोल नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत के साथ में आज बैर मोल लेना किसी भी देश के लिए हानिकारक सिद्ध होगा, इंक्लूडिंग अमेरिका। तो वो डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं उतना महत्व का नहीं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश नीति ठीक चल रही है, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर को श्रेय भी जाता है। बिल्कुल, आप दोनों लोग चर्चा में जुड़े, आप सभी लोग बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के इस पूरी चर्चा का अगर निष्कर्ष आप निकालेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 4078 दिन का कार्यकाल है, और इस कार्यकाल में जब उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है और दूसरे नंबर पर वो प्रधानमंत्री पद पर इतना लंबा कार्यकाल जिसने किया है उस स्थान को उन्होंने पाया है, तो आज
जब हम बात करते हैं तो देखते हैं कि उनके जितना बड़ा कैनवास का चेहरा आज पूरी इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, हर जगह उनकी लोकप्रिय है वो। और कहीं भी आप जाते हैं, अभी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री अभी ब्रिटेन का दौरा किया है और अब मालदीव के दौरे पर है। और जब आप देखते हैं तो इंडियन डायस्पोरा के लोग किस तरीके से उनके स्वागत पे उमड़ते हैं, किस तरीके से उनकी लोकप्रियता है। और जब आप हिंदुस्तान में नीतियों को लेकर देखते हैं भारत के अंदर, तो तमाम लोग, हर तबके का ध्यान, और प्रधानमंत्री लगातार कह चुके हैं कि उनके लिए 3 ही 4 जातियां, गरीब, महिलाएं, ये सारे लोगों को लेकर के वो चलते हैं और उनके लिए काम लगातार कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।